तो हम लोग पढ़ रहे हैं PC21 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ACAG यानी अकाउंट कोड फॉर अकाउंटेंट जनरल चैप्टर 1 और ये इसका 4th वीडियो है शायद। इससे पहले कि हम लोग ACAG को ध्यान से देखें, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोगों के पास में इसका MCQ है? हेलो, हाँ है सर। हाँ है सर। ठीक है, चलिए याद कीजिए, आप अपना वो माइक्रोफोन बंद कर लीजिए जिनकी आवाज आ रही है। याद कीजिए कि हम लोगों ने इस चैप्टर में बेसिकली क्या देखा है, डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट। आगे हम लोग और क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कंपाइलेशन बुक, और क्या देखेंगे AC1। AC1 को प्यार से क्या कहा जाता है, अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स जो होगा ये 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। मजेदार बात यह है कि इन दोनों ही पार्ट को शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकेंड शेड्यूल कहा जाता है। तो इनसे पाला हमारा पड़ रहा है। DCA जो होते हैं 7 पार्ट्स में होते हैं। कंपाइलेशन बुक जो होता है उसका कोई फॉर्मेट डिसाइड नहीं है, नो फॉर्मेट डिसाइडेड। इसके अलावा इसी चैप्टर में हम देखेंगे डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट के बाद कंपाइलेशन बुक, कंपाइलेशन बुक के बाद में फॉर्म AC1 जिसको कि अपेंडिक्स भी कहा गया है। हम आगे देखेंगे डिपार्टमेंटल कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट, या सिंपल समझिए कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट के बाद हम देखेंगे ट्रांसफर एंट्रीज। और ये ही पूरा का पूरा चैप्टर 1 है। कितना, 1 2 3 4 और 5। कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट के बारे में कोई पार्ट नहीं दिखाया गया है, बस केवल इतना कहा गया कि डिपार्टमेंटल की इस क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट में जो जो कॉलम होंगे कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट में वो सारे कॉलम होंगे। डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट डिटेल हेड वाइज लिखा जाता है, तो कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट भी डिटेल हेड वाइज लिखा जाएगा। डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट में सारे वाउचर्स की एंट्री होती है, पर कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट में एक हेड में जो मंथ टोटल है उसकी एंट्री होती है। इसके साथ साथ कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट में प्रोग्रेसिव टोटल की भी एंट्री होती है। प्रोग्रेसिव टोटल का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए जून के महीने का आप एंट्री कर रहे हैं तो डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट में केवल जून के महीने की एंट्री होगी, जबकि कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट में जून के महीने का तो टोटल आएगा ही आएगा, उसके अलावा अप्रैल मई का भी टोटल आएगा और फिर तीनों टोटल ऐड हो जाएगा, और इसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव टोटल। तो कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट ट्रांसफर एंट्रीज के बारे में ये है कि जब आप इसको देखेंगे ट्रांसफर एंट्री को, तो इसमें मोटा मोटी जो सीधे सीधे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं जो कि एक ट्रेजरी में आकर होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को तो डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट में सीधे सीधे ले लिया जाता है। लेकिन कुछ डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट होते हैं, कुछ कैश सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट्स होते हैं, इनके बारे में हम लोग ट्रांसफर एंट्री वाले पोर्शन में देखेंगे। तो कुल मिलाकर के लगभग हुआ यही है कि हम लोगों को इतना देखना है, ठीक है। हम लोगों ने पिछले क्लास में 1.5 तक देखा था, 1.6 हम लोग देख रहे थे। 1.6 को भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन वो उतना क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग 1.6 से स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे का पूरा चैप्टर 1 जो है उसको फिनिश किया जाए, जो कि 1.21 तक है, ठीक। तो 1.6 हम देख लेते हैं। हम लोग चूंकि देख रहे थे कंपाइलेशन बुक, है ना, कंपाइलेशन बुक जिसका कोई फॉर्मेट नहीं है, कंपाइलेशन बुक। और कंपाइलेशन बुक जो है उसमें हर एक वाउचर की एंट्री होती है। ये कहाँ लिखा 1.5 में, और वो भी वाउचर पेमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो 1.5 कैसा है कंपाइलेशन बुक में, द अमाउंट ऑफ पेमेंट रिलेटिंग टू ईच वाउचर। पहले 1.5 देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला इसका ए क्या है कि अमाउंट ऑफ पेमेंट, अमाउंट इसकी एंट्री होगी, ठीक है।
अमाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ ईच वाउचर। तो हर एक वाउचर की एंट्री होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी क्या है कि इसका फॉर्मेट डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। नहीं, दूसरा फॉर्मेट है कि रिफंड की एंट्री नहीं होगी। रिफंड जो होता है ना वो पेमेंट ही होता है, लेकिन पेमेंट में वो रिसीट का पैसा रिफंड करते हैं, और ये जो पेमेंट है यहाँ पे आप काम करवा करके उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो रिफंड की एंट्री नहीं होगी, ठीक है। और इसका सी पॉइंट है, इसका कोई फॉर्मेट डिसाइडेड नहीं है, नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट या नॉट स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, ठीक है। और क्योंकि आपको इसमें हर एक वाउचर की एंट्री करनी है कंपाइलेशन बुक में, उसकी अमाउंट की एंट्री करनी है, तो वो डिटेल हेड वाइज होगी। अब याद कीजिए आप लोग डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट को। डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट में आपका जो 7 पार्ट था उसमें पार्ट वन था डिटेल ऑफ रेवेन्यू रिसीट, है ना। डिटेल ऑफ रेवेन्यू का मतलब रिसीट ही होता है। तो मजेदार बात यह है कि डिटेल ऑफ रेवेन्यू जो पार्ट 1 था इसी में ये रिफंड आता है। तो रिफंड जो है वो डीसीए के पार्ट 1 का हिस्सा है, और ये मैंने पहले बताया हुआ है। कैसे बताया हुआ है? माइनर हेड से। माइनर हेड कौन सा है? 900। तो मैंने आप लोगों को बतलाया था कि मेजर हेड चेंज नहीं करता है और माइनर हेड चेंज कर जाता है और वो 900 होता है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो रिफंड का पैसा है वो पार्ट 1 में बुक होता है। इसको जानने के लिए आप लोग इसको 1.9 में देखिए, सबसे लास्ट लाइन में। कोई भी आदमी 1.9 का सबसे लास्ट लाइन पढ़ सकते हैं, तो अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़िए। बी पढ़िए, 1.9 का बी। हेलो। Payments at the treasury on account of refunds of revenue as posted in part 1. बस रुक जाइए, यहीं पे क्लियर हो गया कि पार्ट 1 जो है डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट का वो डिटेल ऑफ रेवेन्यू है, राइट। जो कि आपने देखा होगा डिटेल ऑफ रेवेन्यू है, बिल्कुल। लेकिन यहीं पर रिफंड भी, रेवेन्यू जो जनरेट होता है उसका रिफंड का भी एंट्री होता है। जाहिर सा बात है कि रिफंड की एंट्री यहाँ पर माइनस एंट्री के तौर पे होगी। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा? बोलिए हाँ या ना। खैर जाने दीजिए। तो यही कंपाइलेशन बुक है, राइट। इसमें से एक और पॉइंट जो नीचे में लिखा हुआ है वो है ई में, और वो लिखा हुआ है कि द ग्रॉस बट नॉट द नेट अमाउंट ऑफ वाउचर। तो क्या लिखेंगे इसमें? ग्रॉस अमाउंट ऑफ वाउचर, ठीक है। ग्रॉस अमाउंट ऑफ वाउचर। अब आप कहेंगे कि मैंने तो आप लोगों को बताया था कि नेट अकाउंटिंग सिस्टम है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन वो केवल 8782 के मामले में है, ठीक है। बाकी के मामले में ग्रॉस अकाउंटिंग ही है। जो पैसा मान लीजिए कि हॉस्पिटल में खर्च होता है, हॉस्पिटल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में नहीं, हॉस्पिटल में खर्च होता है उनकी सैलरीज में या किसी भी मामले में, कलेक्टर के ऑफिस में होता है, एजुकेशन में होता है, वो सारे का सारा पैसा सीधे ट्रेजरी से पेमेंट होता है, तो वहां पे उसकी अकाउंटिंग ग्रॉस होती है। और इसमें क्या होता है कि ऐसे तो ग्रॉस अमाउंट ऑफ वाउचर होगा, लिया जाएगा, लेकिन अगर ओवर पेमेंट किया है और रिकवरी कर रहे हैं तब नेट अमाउंट। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, ओवर पेमेंट एंड रिकवरी, ठीक है। तब कौन सा लेंगे? नेट अमाउंट। ये पॉइंट है आपका कंपाइलेशन का। इसको फटाफट आप लोग ध्यान में देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसी में 1.5 का नोट 1 लिखता है, इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, ये ऊपर मिटाता हूं। 1.5 का नोट 1 लिखता है कंपाइलेशन बुक के बारे में कि डिटेल हेड को फैसिलिटेट करने के लिए एक गाइड नंबर दिया जाना चाहिए, गाइड लेटर और गाइड नंबर दोनों ही दिया जा सकता है, ठीक है। कंपाइलेशन बुक में ABCDEF हो गया ना, यहाँ जी दे देते हैं, ठीक है। डिटेल हेड, ठीक है, को फैसिलिटेट करने के लिए क्या देंगे? गाइड नंबर और लेटर। कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया है कि केवल गाइड नंबर दिया जाएगा, लेटर नहीं। लेटर मतलब अल्फाबेट से है,
ठीक है, तो ये दिया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहीं पे कहने की कोशिश की गई है कि फॉर्म ऑफ कंपाइलेशन बुक इज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड, बट जो अकाउंटेंट जनरल होंगे अपने डिस्क्रिप्शन से लोकल अरेंजमेंट या लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका फॉर्म प्रिस्क्राइब करेंगे। तो चूंकि स्टैंडर्डाइज नहीं है, कौन डिसाइड करेंगे? एजी, एज पर लोकल रिक्वायरमेंट। अब देखिए, आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि कंपाइलेशन बुक के बारे में मैंने जो भी लिखा हो, इसमें से जो उसका फोकस है वो ये है कि सारे वाउचर की अमाउंट की पोस्टिंग होती है। और ये जो होता है ना, डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट के काम को आसान बनाने के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप इसमें पहले पोस्टिंग करते हैं और फिर इसमें जब पोस्टिंग करेंगे तो उसमें आप टैली करवा लेते हैं। कंपाइलेशन बुक के पहले टैली करवाते हैं जो उसके शेड्यूल से आते हैं, यानी वाउचर के साथ में जो शेड्यूल आता है उसकी टैली कंपाइलेशन बुक में करवाते हैं और उसके बाद उसकी पोस्टिंग डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट में करते हैं ताकि वो गलत ना हो। VLC के जमाने में अब कंपाइलेशन बुक में अलग से पोस्टिंग और डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट में अलग से पोस्टिंग, शायद ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन चूंकि आपके थ्योरी में है आपको ये पढ़ना है। ठीक है, 1.6 में हम लोग आते हैं, वो क्या है इसको हम लोग मिटा दें आगे। सर जी, हेलो, ठीक है सर मुझे पूछना है कि लेक्चर्स अवेलेबल होंगे ना यूट्यूब पे? क्या बोल रहे हैं? ये लेक्चर्स जो है रिकॉर्डेड अवेलेबल होंगे ना? डेफिनेटली होंगे। इससे पहले के ठीक है, लेक्चर थैंक यू अवेलेबल सर। अच्छा, इससे पहले के लेक्चर अवेलेबल है अरुण जी। ओके सर। ठीक है ना, बिल्कुल होंगे। पिछली क्लास में मैंने इसको रिपीट किया था, वहां पे ये लेक्चर डिस्टर्ब हो गया था तो मैंने ये रिपीट कर रहा हूं मैं भी। ठीक है, सो दैट इट विल बी रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली। ठीक है ना, चलिए 1.6 में आते हैं। 1.6 में क्या है? डिडक्शन शोन इन पेमेंट वाउचर। डिडक्शन के बारे में आपको बताया गया था। तो डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट 7 पार्ट में थर्ड पार्ट क्या है भाई? थर्ड पार्ट आप लोग देखिए, थर्ड पार्ट आप लोग जब पन्ना पलटिएगा और ये कहाँ लिखा हुआ है आपका? ये लिखा हुआ है 1.3 में, थर्ड पार्ट है डिटेल ऑफ रिकवरी फ्रॉम पेमेंट वाउचर। ये कहाँ लिखा हुआ है आपका? 1.3 में, और क्या लिखा हुआ है? थर्ड पार्ट डिटेल ऑफ रिकवरी फ्रॉम पेमेंट वाउचर। ये बहुत अभी लंबा चलेगा। ठीक है, ठीक है, पेमेंट वाउचर से डिटेल ऑफ रिकवरी के बारे में ये कहा जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे सबसे मजेदार बात क्या है मैं आपको बताऊं कि डिटेल ऑफ रिकवरी फ्रॉम पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर जो होता है ना, वो दोनों तरह का हो सकता है, एक वर्क से रिलेटेड, एक सैलरी से रिलेटेड। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलिए, वर्क से रिलेटेड और एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड, है ना। यहाँ पे खासकर जब आप एस्टेब्लिशमेंट के मामले में जीपीएफ का पेमेंट करते हैं, जीपीएफ का, ठीक है ना, तो जीपीएफ का पेमेंट भी आप रिकवरी करते हैं। कैसे? यहाँ पे एडवांसेस दिए जाते हैं। ठीक है, जीपीएफ के पेमेंट में रिकवरी होती है। जैसे आप जीपीएफ एडवांसेस देते हैं, 1 लाख रुपया किसी ने निकाला एडवांस जीपीएफ से। ये प्रैक्टिकल है, हम लोग नए लोग, हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग एमपीएस वाले सिस्टम में आ गए हैं। ठीक है, लेकिन जीपीएफ एडवांसेस होता है और उसका मान 1 लाख रुपए का है, तो उसने क्या किया है कि 5 साल के लिए उसने ले लिया है, तो वो कुछ महीना उसका 800 रुपया करके नहीं, कुछ 1600 या कुछ इसी तरह से होगा, 1500 या 1600 रुपया पर मंथ उसका फिक्स हो जाएगा पीएम, और यही रिकवरी होता है। ठीक है, और क्या होगा कि 5 साल में आपने पूरा 1 लाख रुपया जो आपने डीपीएफ एडवांस लिया था वो रिकवरी करवा लेते हैं। ठीक है, इस तरह की जो रिकवरी होती है फ्रॉम पेमेंट वाउचर, तो पेमेंट वाउचर में आपने जीपीएफ का पेमेंट किया है, ठीक है, एडवांस दिया है और उसमें से कुछ रिकवरी कर ली है, राइट। इस तरह की रिकवरी होती है, यही मैंने पूछा। जीपीएफ का जब आप पेमेंट करते हैं, वो विड्रॉ करें जीपीएफ एडवांस, फुल्ली विड्रॉ कर सकता है, पार्शियल विड्रॉ कर सकता है, उसमें से हम कुछ रिकवरी कर सकते हैं, तो इसी में ये वाला मामला है। ठीक है, तो जब आप जीपीएफ एडवांसेस की रिकवरी कर लेते हैं, हाँ बोलिए मैडम। सर बोल रही है जीपीएफ एडवांस जो है वो तो वो खुद का गवर्नमेंट सर्वेंट का खुद का पैसा ना, तो उसका रिकवरी होगा क्या? हाँ, अगर वो एडवांस लेगा तो रिकवरी होगा मैडम। जी एडवांस अलग चीज है ना। यस जैसे नियम क्या है, जीपीएफ से जो विड्रॉ कर सकती हैं, ठीक है,
वो पूरे लाइफ टाइम में आपका 3 या 4 बार विड्रॉ कर सकती है, लेकिन आप एडवांस जितनी बार चाहें उतनी बार ले सकती है। सर ऑर्डिनरी एडवांस रिकवर होता है, एनआरए रहता है ना नॉन रिफंडेबल, वो नहीं रिकवर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऑर्डिनरी एडवांस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिकवरी फ्रॉम पेमेंट वाउचर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीपीएफ की रिकवरी, हाँ बोलिए। अभी देखिए इसमें खास बात है, खास बात क्यों मैं आपको बताता हूँ। पार्ट 1 याद है आपको, अभी इसी तरह से डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एसेट का पार्ट वन क्या कह रहा था? पार्ट 1 कह रहा था डिटेल ऑफ रिवेन्यू, माने पैसा आया, ठीक है। डिटेल ऑफ रिवेन्यू, डिटेल ऑफ रिवेन्यू मान लीजिए कि आपका पूरे महीने का 5 लाख रुपए है, ठीक है, और आपको रिफंड करना पड़ा है मान लीजिए कि 40,000, ठीक है। तो 40,000 आपने 5 लाख में माइनस किया, तो ये कितना बच गया? 4,60,000 रुपया बच गया, ठीक है। तो अब देखिए जो रिफंड है ना, ये पार्ट 1 का हिस्सा है, ठीक है। और अब आपको फिर से दिखाते हैं, पार्ट 5 में आते हैं, ठीक है। पार्ट 5 क्या है? डिटेल ऑफ डिसबर्समेंट, ये डिटेल ऑफ पेमेंट होगा, ठीक है। डिटेल ऑफ पेमेंट, ठीक है। डिटेल ऑफ पेमेंट मान लीजिए कि आप कर रहे हैं 10 लाख, ठीक है, और 10 लाख में आप कुछ रिकवर करते हैं, रिकवरी भी है आपकी, मान लीजिए कि 1,60,000 की रिकवरी है, 1.5 लाख की रिकवरी मान लेते हैं, 1.5 लाख की रिकवरी, ठीक है। तो ये जो आपको पार्ट 5 था ना, जिसमें डिटेल ऑफ पेमेंट था, रिकवरी जो है आपका वो पार्ट 3 में ही आ जाएगा, ठीक है। और ये 1.5 लाख की जो रिकवरी है पार्ट 3 में आएगी। अब 10 लाख में 1.5 लाख आप माइनस नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें से भी रिकवरी का कुछ खास शर्त दिया गया है। जो डिडक्शन होगा पार्ट 3 में कौन सा वाला आएगा, जो अलग मेजर हेड में बुक होता है। कल मैंने उसके बारे में बतलाया था, हालांकि वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो फिलहाल आपको ध्यान क्या देना है कि रिफंड वाला मसला जो है वो पार्ट 1 में जाएगा, और रिकवरी वाला मसला जो है पार्ट 3 में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? बोलिए हाँ या ना। रिफंड के लिए अलग से कोई है, अलग से कोई पार्ट नहीं बनाया गया है। इसी तरीके से इसका जो पार्ट 6 है, डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एस्पेक्ट का पार्ट 6 प्रूफ शीट है ना, प्रूफ शीट किसी को याद है ना? हाँ सर, प्रूफ शीट हाँ सर। किसी रिफंड को माइनस एंट्री, माने रिफंड को डिडक्ट करने की बात की गई है, ठीक है। रिफंड को माइनस करना होता है, जो भी रिफंड का अमाउंट होता है। खैर हम लोग वापस आते हैं फिर से कि जीपीएफ वाला जो मसला है, जीपीएफ वाला, जीपीएफ रिकवरी वाला, ठीक है, ये डिडक्शन वाला समझ लीजिए। चलिए जीपीएफ डिडक्शन वाला, ठीक है। तो ये पार्ट 3 में लेते हैं, लेकिन इसका एक अलग से AC1 अपेंडिक्स जिसको कहा गया है, ठीक है, ये फॉर्म AC1, इसका जो भी जीपीएफ का डिडक्शन है, समझे, इसका जो डिटेल है वो डिटेल AC1 में भर के, जो कि 2 पार्ट में होता है, पार्ट 1 एंड 2 में भर के किसको भेजते हैं? फंड सेक्शन को। किसको भेजते हैं? एडी ऑफिस में। ये फंड सेक्शन है। फंड सेक्शन का कुछ और काम नहीं है, ये सभी स्टाफ का, स्टेट गवर्नमेंट के स्टाफ का जीपीएफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो AC1 जो फॉर्म है, आप इसी बुक के पीछे में देख सकते हैं। AC1 फॉर्म जो है वो लिखा हुआ है शेड्यूल ऑफ अमाउंट क्रेडिटेड टू फंड दैट इज रिलेटेड टू प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड मतलब जीपीएफ है ना, ठीक है। तो ये डिटेल जो देते हैं हम लोग, किसको देते हैं? AC1 में। किसको? फंड सेक्शन को। और ये कितने पार्ट में होता है? 2 पार्ट में, ठीक है। अब आप कहेंगे ये 2 पार्ट में AC1 फॉर्म जो है, इसको नाम दिया गया अपेंडिक्स। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, नाम दिया गया अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कहीं भी रिपीट किया जाएगा आप AC1 समझिएगा, और शेड्यूल कहीं रिपीट किया जाएगा तो AC1 के 2 पार्ट, हर एक पार्ट को शेड्यूल नाम दिया गया, ठीक है। तो ये शेड्यूल 1 है, ये शेड्यूल 2 है। शेड्यूल 1 और ये शेड्यूल 2, मतलब फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल में क्या है, ठीक है ना। देखिए ये जो AC1 जिसको कि अपेंडिक्स कहा गया है, इसका फर्स्ट शेड्यूल में क्या है?
तो फर्स्ट शेड्यूल में डिटेल ऑफ नंबर ऑफ वाउचर्स उसके बारे में पूरा लिखा गया है। इसको आप कहां से देख सकते हैं? फर्स्ट शेड्यूल में क्या है मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से। आप इसको पढ़िए 1.6 का नोट 2 में, ठीक है। मैं पढ़ के सुनाता हूं, आप लोग लेट कर देंगे। रिडक्शन शोन इन द पेमेंट वाउचर फॉर सब्सक्रिप्शन टू प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो नोट 2 आप लोग देख रहे हैं ध्यान से, हाँ या ना? तब मैं आगे पढ़ूंगा। हाँ सर। चलिए, which have not been accounted for as receipt in the treasury accounts should be recorded in an appendix in form AC1। तो साफ लिखा गया है, AC1 को एक अपेंडिक्स कहा गया है, ठीक है। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। The deduction for each fund being posted and accounted for separately, ठीक है। हर एक फंड के लिए डिडक्शन जो होता है वो सेपरेटली अकाउंट किया जाता है, अकाउंट फॉर किया जाता है, राइट। और यहाँ पे आगे क्या लिखा गया है? फ्रॉम दिस अपेंडिक्स, मतलब ये AC1 से, ठीक है। The total deduction for each fund relating to each district should be brought into the deduction register part 3 of the abstract, ठीक है। तो यही से AC1 से ही हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज, एवरी डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, और एवरी फंड वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, जो टोटल होता है उसकी पोस्टिंग होती है पार्ट 3 ऑफ DCA, डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड सब्जेक्ट। और पार्ट 3 क्या है फिर से याद कर लीजिए, पार्ट 3 है रिकवरी फ्रॉम पेमेंट। तो जो भी आप रिकवरी करते हैं पेमेंट, मतलब GPF पेमेंट से रिकवरी जो करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी अपेंडिक्स से आप एवरी डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें पोस्टिंग करते हैं पार्ट 3 में, यहां से उठाते हैं पार्ट 3 में लेके जाते हैं, ठीक है। एज वन इन द लेटर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द डिडक्शन credited through the treasury cash account, ठीक है। The appendix should then be passed to the fund section, और इसके बाद में इसको किस सेक्शन में दे दिया जाता है? फंड सेक्शन में, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा पहले बतलाया था, ये जाता है कहाँ? फंड सेक्शन में, ठीक है। और जब इसको फंड सेक्शन में दे दिया जाता है तो विद अ सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट द टोटल agree with the credit in the departmental abstract, the appendix supported by the requisite schedule, और ये जो अपेंडिक्स है requisite schedule के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं, may be sent to the fund section in 2 part, ठीक है। तो ये जो अपेंडिक्स है इसमें 2 शेड्यूल भी होते हैं, requisite schedule। तो requisite schedule जो लिखा गया है इसका सपोर्ट रहता है, ठीक है। और ये जो शेड्यूल है फर्स्ट शेड्यूल है और सेकंड शेड्यूल है, ठीक है। अब फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, सेकंड शेड्यूल में क्या है वो देख लीजिए। ये जो अपेंडिक्स है 2 शेड्यूल के साथ में सपोर्टेड रहता है, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। वो लिखा हुआ है क्या है कि may be sent to the fund section 2 part, the portion relating to the first schedule of payment being sent with a certificate of agreement after the compilation of the voucher of that schedule and the relating to the second schedule। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? एक सर्टिफिकेट है, ठीक है। अब मैं इसका हिंदी पढ़ता हूँ, इंग्लिश थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मेरे पास में हिंदी है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग उसे समझ जाएंगे, देख लीजिएगा। अदायगियों यानी पेमेंट की पहली अनुसूची में संबंध भाग उस अनुसूची के वाउचरों के संकलन के बाद मिलान के प्रमाण पत्र। इसका मतलब क्या हुआ कि उस अनुसूची में वाउचर कितने आते हैं, उनका नंबर ऑफ वाउचर, टोटल अमाउंट तो नहीं, नंबर ऑफ वाउचर, उसका मिलान किया जाता है और मिलान करके सर्टिफिकेट दिया जाता है कि सारे के सारे वाउचर इसमें बिल्कुल हैं, मतलब जो शेड्यूल में है उतने सारे वाउचर इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये फर्स्ट शेड्यूल हो गया। और सेकंड शेड्यूल क्या कहता है वो देख लीजिए। एंड रिलेटिंग टू द सेकंड शेड्यूल इनटू व्हिच द टोटल डिडक्शन फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट आल्सो शुड बी ब्रॉट इन ऑर्डर टू गिव द मंथली टोटल। इसका मतलब क्या है कि इस वाले में तो केवल सर्टिफिकेट रहेगा, इस बात का सर्टिफिकेट के सारे वाउचर मौजूद हैं, दैट ऑल वाउचर आर प्रेजेंट, ठीक है, ऑल वाउचर आर प्रेजेंट, ठीक है। और इसका जो सेकंड शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल में अमाउंट रहता है, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मतलब सारे वाउचर का टोटल अमाउंट, ठीक है। ये है इसका, यानी कि AC1 अपेंडिक्स जो है फंड सेक्शन को जाता है GPF डिडक्शन के मामले में सपोर्टेड बाय 2 रिक्विजिट शेड्यूल। पहले शेड्यूल में सर्टिफिकेट होता है, दूसरे शेड्यूल में टोटल अमाउंट होता है,
ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट है बोलिए। नहीं और सर। यहाँ पे जो टर्म फंड सेक्शन है वो अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में एक ऐसा सेक्शन होता है जो अकाउंट मेंटेन करता है सब्सक्राइबर टू द जनरल प्रोविडेंट फंड एंड सिमिलर अदर फंड। कुछ दूसरे फंड भी होते हैं जीपीएफ के अलावा, उन सब का अकाउंट केवल फंड सेक्शन ही मेंटेन करता है, और मोटा मोटी वो सब स्टेट गवर्नमेंट वाले ही होते हैं, क्योंकि ट्रेजरी से स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट आता है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं 1.7 पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसको अच्छे से एलाबोरेट किया हुआ है, राइट। अब हम लोग 1.7 में आते हैं, तो हम लोग को बेसिकली पिक्चर बन के दिमाग में कि हम लोग डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट कंपाइलेशन बुक, और कंपाइलेशन बुक का पर्पस क्या है, पेमेंट वाउचर के रिलेटेड डाटा को एंट्री करने के लिए, और उसमें भी हमारा जो पार्ट 3 है, तो प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जो मसला होता है उसको हम लोग एक फॉर्म AC1 में 2 शेड्यूल के साथ में फंड सेक्शन को भेजते हैं, और दोनों शेड्यूल में क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 1.7 में आते हैं। When all the vouchers of either schedule का मतलब चाहे तो फर्स्ट शेड्यूल या तो सेकंड शेड्यूल, ठीक है, और पेमेंट हैव बीन पोस्टेड इन कंपाइलेशन बुक, और जब सभी वाउचर्स, किसी भी शेड्यूल के सभी वाउचर्स की कंपाइलेशन बुक में पोस्टिंग हो जाती है, जो कि 1.5 में भी लिखा हुआ है, द कॉलम शोइंग द टोटल अंडर ईच डिटेल हेड शुड बी सम्ड अप। सिंपल। तो हम लोग पहले कंपाइलेशन बुक देख रहे हैं, ठीक है। कंपाइलेशन बुक कह रहा है, क्या कह रहा है कि वाउचर की पोस्टिंग होगी, वाउचर की पोस्टिंग। तो पोस्टिंग कैसे होगी भाई, ऐसे होगी, डिटेल ऑफ वाउचर, ठीक है, इसमें से यहाँ पे डेट भी होता है, सीरियल नंबर, डेट, माई सीरियल नंबर 1, ठीक है, डेट आज का दे देते हैं 30/3। डिटेल ऑफ वाउचर में मेजर हेड माइनर हेड जो भी लिखना होगा हमको, क्योंकि पेमेंट से रिलेटेड मसला है तो 2059 लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट। अभी डिटेल हेड वाइज, डिटेल ऑफ वाउचर, तो डिटेल ऑफ वाउचर का मतलब डिटेल हेड वाइज, डिटेल हेड वाइज। तो इसका मतलब खाली मेजर हेड लिखने से काम नहीं चलेगा, हमको डिटेल हेड तक जाना होगा। ये था डिटेल हेड वाइज तब जबकि उस समय था, अब तो इसको ऑब्जेक्ट हेड वाइज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है वाउचर की पोस्टिंग, किसमें, कंपाइलेशन बुक में। पोस्टिंग कर लेने के बाद में जब अमाउंट आएगा तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और मोटा मोटी 2059 का ही होगा सारे का सारा, उसमें सबका डिटेल हेड अलग अलग होगा, ठीक है ना। और मान लीजिए इसमें से 1000, इसमें 2000, इसमें 3000, ठीक है, इस तरीके से कुल मिलाकर के सम अप जब किया जाएगा 3 आइटम का, ठीक है, तो 6000 निकलेगा कंपाइलेशन बुक में, ठीक है। वही कहा गया है कि जब हम सम अप करेंगे, सम अप करने के बाद में टोटल अंडर ईच डिटेल हेड शुड बी समड अप, एंड इफ द वर्किंग इज करेक्ट, जब हम लोग करेक्ट कर लेंगे, द टोटल शुड एग्री विद द टोटल ऑफ द शेड्यूल ऑफ पेमेंट, ठीक है। और जो हमारे पास में शेड्यूल ऑफ पेमेंट आता है उसके साथ में हमारे कंपाइलेशन बुक का टोटल अग्री करना चाहिए। बहुत साधारण सी बात है, उन्होंने टोटल करके भेजा, हमने टोटल किया, दोनों का टोटल अग्री करना चाहिए, ठीक है। आफ्टर, कैसे हमारा टोटल अग्री करेगा, आफ्टर डिडक्टिंग फ्रॉम द फॉर्मर द एग्रीगेट अमाउंट शोन एज डिडक्शन फ्रॉम वाउचर for credit in part 3 to provident fund etc, and b adding to the result the amount of payment on account of refund of revenue। ये पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आप लोगों को, मैं हिंदी में दिखा देता हूँ, आप लोग उसमें आराम से समझ जाएंगे। हिंदी में लिखा हुआ है, किसी भी अदायगी सूची के सभी वाउचरों को संकलन पुस्तिका यानी कंपाइलेशन बुक उसमें दर्ज कर लेने के बाद प्रत्येक विवरण शीर्ष यानी डिटेल हेड के जोड़ को दिखाने वाले खाने का कुल जोड़ लगाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें कुल जोड़ हम लगा रहे हैं, और कुल जोड़ लगाने के बाद 6000 रुपये आया, और यदि परिकलन सही हुआ तो उसमें से परिकलन में कैलकुलेशन सही हुआ तो उस जोड़ में से भविष्य निधि मतलब प्रोविडेंट फंड आदि के भाग 3 में क्रेडिट करने के लिए वाउचरों में से की गई कटौती की कुल राशि को घटा देना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, याद कीजिए कि जो भी पेमेंट हमने किया है, तो पेमेंट किया तो हमने पार्ट 5 में लिया था डिटेल ऑफ पेमेंट, अब याद कीजिए उसका डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट पार्ट 5 को याद कीजिए, पार्ट 5 तो डिटेल ऑफ पेमेंट है ना, डिटेल ऑफ पेमेंट। तो जो आप इसको कंपाइलेशन बुक में ले रहे हैं ना, कंपाइलेशन बुक में केवल पार्ट 5 की एंट्री कर रहे हैं, केवल पार्ट 5, ओनली पार्ट 5 ऑफ दिस, 5 ऑफ दिस, ठीक है। लेकिन आप जब पार्ट 5 की एंट्री करेंगे तो आपके पास जो वाउचर आया था ना उसमें रिकवरी अलग से नहीं दिखाया गया था, राइट। तो अब आपको क्या करना होगा भाई, कि पार्ट 3 वाला जो पोर्शन डिपार्टमेंटल क्लासेस पार्ट 3 ऑफ DCA मतलब कि रिकवरी फ्रॉम पेमेंट, उसको माइनस करना होगा या नहीं बताइए मुझे, हाँ या ना।
बोलिए हाँ या ना। अगर आप डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट के रिकवरीज और फ्रॉम पेमेंट को माइनस करेंगे तभी आपका कंपाइलेशन बुक का टोटल टैली करेगा ना। इसमें से माइनस करेंगे उसके शेड्यूल में से जो ट्रेजरी का शेड्यूल आया है। इसको समझने के लिए मान लीजिए कि ट्रेजरी का जो शेड्यूल है इतने में 10,000 का था। ये 3 वाउचर में ही ट्रेजरी का जो शेड्यूल था वो था 1500, ठीक है, वो था यहाँ पे 2000 की जगह 2500, ठीक है, और ये कितना हो गया 2 3 और 4 और ये था 6000, ठीक है। यहीं पर 10,000 का था। 10,000 का क्या था, ये शेड्यूल था। शेड्यूल कौन सा शेड्यूल, जो वहां से आया था ट्रेजरी से, ठीक है। तो ट्रेजरी से जो शेड्यूल आया था उसमें पहले वाले वाउचर में रिकवरी 500, दूसरे वाले वाउचर में भी रिकवरी 500, ठीक है, और तीसरे वाले वाउचर में रिकवरी 3000 की हुई है। तो इस वाले में जो आपने रिकवरी की है इसको डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट में तो आपने उतना माइनस करके दिखला दिया, पर इसमें से उतना माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो आप इसका और इसका फिगर दोनों टैली करवा पाएंगे। अभी मामला समझ में आया, हाँ या ना बताइए। कोई कुछ बोलता नहीं, लगता सब लोग को नींद आ गई है। वीडियो बोलिए बोलिए। नहीं सर, वीडियो बीच में हैंग हो गया था। सब लोग का हुआ था क्या इस तरह से? हाँ सर। सभी लोग का वीडियो हैंग हुआ है? नहीं हेलो, सर। तो आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ठीक है, तो यहां तक मामला समझ में आया, ठीक है ना। और ये तो वो था जो कि आपके पार्ट 3 में था, रिकवरी फ्रॉम पेमेंट, तो उसको आपने यहां से माइनस कर दिया, लेकिन रिफंड को आपको प्लस करना पड़ेगा जो आपने वापस किया है। तो रिसीट वाला जो पैसा है, राइट, उसको आपको याद कर रही है कि पेमेंट वाले में रिफंड को आपको नहीं दर्शाना था। कब? जब आप कंपाइलेशन बुक या क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट की पोस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन रिफंड वाला भी आपके पेमेंट वाले वाउचर में ही आ रहा है, समझे कि नहीं। तो चूंकि आपका रिफंड वाला पैसा नहीं दर्शाया गया है तो रिफंड वाले को ऐड करना होगा, ठीक है, और आपका उसमें रिकवरी को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे कहा गया है, इससे लेकर के आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है, उसमें किसी भी तरह कोई कंफ्यूजन मत पालिएगा। आगे 1.7 का नोट क्या लिखता है? इन द केस ऑफ अकाउंट व्हिच कैन कन्वीनियंटली बी प्रूव्ड विद द टोटल पेमेंट ऑफ द मंथ एज एंटर्ड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ पेमेंट because of the small size of departmental of or small size of the district or any of the similar region। इसमें क्या कहा गया है कि अगर डिपार्टमेंट छोटा हो या जिला छोटा हो तो ट्रांजैक्शन बाय डिफॉल्ट छोटा हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो कंपाइलेशन बुक में इसकी पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। यदि साहब चाहे तो सीधे डीसीए में पोस्टिंग करने के लिए परमिशन दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट में पोस्टिंग करने से पहले ठीक बीच में है कंपाइलेशन बुक। अब देखिए यहाँ पे इसको हम चैनलाइज कर देते हैं आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए ये है शेड्यूल प्लस वाउचर, ये वो माल है जो आपको ट्रेजरी ने दिया है, राइट। अब यहाँ से क्या करते हैं, कंपाइलेशन बुक में पहले पोस्टिंग करते हैं, है ना। इसका कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्म नहीं है, पहले आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि आपको लिस्ट ऑफ पेमेंट की पोस्टिंग करनी है, लिस्ट ऑफ पेमेंट की वाउचर के साथ में, ठीक है। और यहां से फिर डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट की पोस्टिंग की जाती है, ठीक है। ये चैनल बन गया। अगर जिला छोटा है तो ये सीधे जा सकता है, इसकी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया बड़ा जिला, बड़ा हेड जो भी, और छोटे जिले में सीधे जहां नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम हो। ये कहां लिखा हुआ है 1.7 का नोट में, 1.7 के नोट में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आइए हम लोग देखते हैं 1.8, कोई भी आदमी 1.8 पढ़िए। पढ़िए 1.8। When the entries against a treasury in compilation book have been posted and proved, the payments for the month at the treasury under each detail head, except refund, should be brought together in compilation book for the first schedule. The monthly total under each head should then be posted in parts 4 and 5 of the abstract. The month's total payments as shown in the second schedule of payment should also be posted in part 5 as a minus entry under the suspense head departmental adjusting account of the department. बस रुक जाइए,
ठीक है, ये फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल किसका है भाई? जीपीएफ वाला है ना। जीपीएफ के 2 शेड्यूल थे जो कंपेंड करके उसके साथ में भेजे जाते थे AC1 के साथ में, तो उसी शेड्यूल की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो उसी शेड्यूल का शेड्यूल 1 में क्या था? तो नंबर ऑफ वाउचर से। शेड्यूल 2 में क्या था? शेड्यूल 2 में था उसका टोटल अमाउंट ऑफ जीपीएफ रिकवरी, राइट। जब ऐसा था कि जीपीएफ रिकवरी की बात की जा रही थी, तब आप यहाँ पर देखेंगे 1.8 में क्या कह रहा है? 1.8 में कह रहा है when the entries against a treasury in a comparison book की एंट्री, कंपाइलेशन बुक याद कीजिए, अभी तो तुरंत देखा था हमने कंपाइलेशन बुक, उसमें किसकी एंट्री की गई थी? पेमेंट, लिस्ट ऑफ पेमेंट माने वाउचर, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाउचर, आपने इसकी एंट्री की थी कंपाइलेशन बुक में, याद आ गया होगा आप लोगों को, है ना। अब इसमें से आप लोग क्या कर रहे हैं कि हैव बीन पोस्टेड एंड प्रूव्ड, तो पोस्ट की और प्रूव किससे किया गया? तो भाई प्रूव किया गया शेड्यूल से, समझे? कौन सा शेड्यूल? शेड्यूल प्लस वाउचर्स, ठीक है, इससे इसको प्रूव किया गया, टैली करवाया गया। लेकिन प्रूव करने से पहले क्या करना पड़ा? प्रूव करने से पहले आपको याद होगा कि आपने जो भी रिकवरी की थी उसको माइनस किया गया और जो रिफंड का किया था उसको प्लस किया गया। जब ऐसा करने के बाद भी दोनों का टैली कर जाता है तभी उसको प्रूफ माना जाता है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था आप लोगों को। आगे ये डिटेल हेड, तो डिटेल हेड वाइज इसकी पोस्टिंग होती है, प्रूफ भी डिटेल हेड वाइज ही किया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस बुक। मैंने फिर कहा है, कह देता हूं कि अब नए जमाने में डिटेल हेड से नीचे ऑब्जेक्ट हेड भी आ चुका है, एक्सेप्ट रिफंड। रिफंड वाला मामला छोड़ दिया जाए। तो बी ब्रॉट टुगेदर इन द कंपैरिजन बुक फॉर द फर्स्ट शेड्यूल। द मंथली टोटल अंडर ईच हेड should then be posted in part 4 and 5 of the abstract, ठीक है। तो मंथली टोटल पार्ट 4 एंड 5 का क्या है? तो एब्स्ट्रैक्ट डीसीए का पार्ट, डीसीए का पार्ट 4 क्या है? तो पार्ट 4 है डिटेल ऑफ पेमेंट, डिटेल ऑफ पेमेंट पार्ट 4, ठीक है। और पार्ट 5 क्या है? डिटेल ऑफ डीडीआर डिसबर्समेंट। ये भी पेमेंट से ही मतलब है। तो पार्ट 4 और पार्ट 5 दोनों ही पेमेंट का मामला है ना। और पेमेंट के मामले में आपको क्या माइनस करना पड़ रहा है? रिकवरीज, और नहीं सॉरी रिफंड। रिफंड आप एक तरह का वो पेमेंट है लेकिन वो पेमेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए आप उसको माइनस कर रहे हैं, राइट। यहाँ देख लीजिए क्या लिखा गया है कि आपका द मंथली टोटल अंडर ईच हेड शुड देन बी पोस्टेड इन पार्ट 4 एंड 5 ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। और मंथली टोटल जो है उसका किसका? कंपाइलेशन बुक का कर रहे हैं पार्ट 4 में, पार्ट 5 में, डिटेल ऑफ पेमेंट में, डिटेल ऑफ डीडीआर डिसबर्समेंट में, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि कंपैरिजन बुक जो है चेन की ठीक बीचों बीच में है। यहाँ जब प्रूव होगा तभी आप यहाँ पेमेंट करेंगे, सो दैट आपको काटने कूटने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब ये होता नहीं है, अमूमन वीएलसी में एंट्री होती है तो कई बार उसमें करेक्शन पॉसिबल है, अलाउड भी है। लेकिन जब ये करेक्शन अलाउड नहीं हुआ करता था, डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट सही सही भरा जाए इसके लिए कंपैरिजन बुक में पहले इसकी एंट्री की जाती थी, ठीक है। The total payment as shown in the second schedule, और सेकंड शेड्यूल जो जीपीएफ का हुआ करता था उसमें मंथली टोटल जीपीएफ का टोटल रिकवरी ऐड होता था, ठीक है। पेमेंट शुड आल्सो बी पोस्टेड इन पार्ट 5। और जीपीएफ वाला जो मामला होता है ना उसको डीडीआर हेड में कंसीडर किया जाता है, इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि जीपीएफ जो है पब्लिक अकाउंट का मामला है। और जीपीएफ का जो है हेड जो है 8011 है कि 19 है? 009 है। हाँ मैडम 8009 है। 8009 है ना। ये 8009 है ना, ये तो ये मतलब सर्विस हेड में तो आएगा नहीं, ये तो डीडीआर हेड में ही आएगा मैडम। हेलो, यस हाँ सर। सर। हाँ, अब एक और मसला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीपीएफ का पैसा फंड सेक्शन को आप भेज देते हैं, पर आप इमेजिन कीजिए कि वो जो पैसा जाता है जीपीएफ का, वो पैसा रहता कहाँ है और वो पैसा किस जगह से आपको वापस पेमेंट मिलता है। तो जीपीएफ का जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट का होता है, नहीं सॉरी आम आदमी का होता है या जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनका होता है। और वो जब 8009 में आप डालते हैं तो आपको उसको डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट से एडजस्ट करना पड़ता है, राइट। और डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट का जो हेड है 865800 और 107 है जी, 111 है 111 है। हाँ जी ठीक है। 107 है कैश सेटलमेंट सिस्टम्स ना,
हाँ सर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ, द मंथ टोटल पेमेंट एज शोन इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ पेमेंट should also be posted in part 5, ठीक है। इसमें पार्ट 5 में हमको लिखना पड़ता है सेकेंड शेड्यूल वाला, माने जीपीएफ वाला, ठीक है, एज अ माइनस एंट्री अंडर द सस्पेंसेड डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। उसमें माइनस एंट्री में दिखाते हैं। याद कीजिए माइनस एंट्री में क्यों दिखाते हैं, क्योंकि वो रिकवरी है एक तरह का, समझे कि नहीं, जीपीएफ की रिकवरी का आप मामला दिखाते हैं, इसीलिए उसको माइनस एंट्री के तौर पे दिखाया जाता है। और किस हेड में दिखाया जाता है, इस हेड में, 865811 डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट के तौर पे, ठीक है। तो फिर से बता देता हूं, वो जो आपने देखा था AC1 का सेकंड शेड्यूल, और सेकंड शेड्यूल किस मामले में था, मंथली टोटल ऑफ जीपीएफ रिकवरी, मंथली टोटल ऑफ जीपीएफ रिकवरी, जीपीएफ रिकवरी। और जीपीएफ रिकवरी 8009 का मसला था, इसलिए पार्ट 5 में दिया, पार्ट 4 में नहीं, क्योंकि डिटेल ऑफ डीडीआर हेड में जाएगा। और यहाँ पे इसकी एंट्री कैसे होगी, माइनस एंट्री के तौर पे, और उसका किस हेड में दिया जाएगा, डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट, दैट इज 86580011 में। यहाँ तक सबको क्लियर है, हाँ या ना बताइए। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। 1.9 में आते हैं, ठीक है ना। वन पॉइंट नाइन क्या कहता है, आफ्टर द पोस्टिंग इन पार्ट 4 एंड 5, पार्ट 4 डीसीए का पार्ट 4, डीसीए पार्ट 4 एंड 5, पार्ट 4 क्या था, डिटेल ऑफ पेमेंट, और पार्ट 5 क्या था, डिटेल ऑफ डीटीआर डिसबर्समेंट, है ना। जब इसमें पोस्टिंग कर ली जाती है, हैव बीन कंप्लीटेड इन द मैनर डिस्क्राइब्ड अबव फॉर ईच ट्रेजरी, हर ट्रेजरी के आधार पे इसकी पोस्टिंग की जाती है, जैसा कि ऊपर में पैटर्न डिस्क्राइब किया गया है। The retail items should be independently cast across the page to the total column, and if the entries have been made correctly, the total of both the parts against each treasury will agree with the difference between the amount of A, recoveries from payment voucher or credit to provident fund etc. as posted in part 3, and B, payment at the treasury on account of refund of revenue posted in part 1। मैंने थोड़ी देर पहले दिखलाया था 1.9 आप लोगों को, ठीक है। जब इसमें इसकी पोस्टिंग कर ली जाती है, तब ये जो टोटल होता है ना, वो अग्री करना पड़ता है पार्ट 1 के रिफंड वाले से और पार्ट 3 के रिकवरी फ्रॉम पेमेंट के वाउचर वाले से, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं देख लेता हूँ क्या कह रहा है, आफ्टर द पोस्टिंग इन पार्ट 4 and 5 have been completed in the manner described in each treasury, the retail item should be independently cast off the page, the total column, and if the entry have been made correctly, the total of both the parts will agree with the difference, ठीक है। the total of both the parts, 4 और 5 का जो बोथ पार्ट है, ठीक है, वो अग्री करता है इसके साथ में, एंट्रीज each treasury will agree with the difference between the amount of A, the recoveries from payment voucher for credit to provident fund etc. as posted in part 3, and B, payment at the treasury on account of the refund of revenue as posted in part 1, ठीक है। ये देखिए अभी इतना क्लियर नहीं है मुझे जो मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। फिलहाल आप लोगों को इसमें जानने के लिए इतना ही जानना है कि जो रिफंड वाला मसला है, ठीक है, वो पार्ट 1 में जाएगा। और पार्ट 1 क्या था, डिटेल ऑफ रेवेन्यू, डिटेल ऑफ रेवेन्यू में पैसा आता है ना, ठीक है, डिटेल ऑफ रेवेन्यू। और जब पैसा आता है तो वो क्रेडिट होता है, लेकिन जब आप रिफंड करते हैं तो वो डेबिट होता है, रिफंड का पैसा डेबिट होता है, डीआर सेम हेड में होता है, उसके लिए माइनस हेड 900 है। जैसे कि अगर मेजर हेड 2059 होगा तो 2059 होगा ना, तो सीट वाले हेड में आता है ना 0059 00900, ठीक है, इसमें वो डेबिट होगा, जबकि इसी में 0059 में क्रेडिट होता है पैसा जब आप डिटेल ऑफ रेवेन्यू में जाते हैं। तो ये दोनों के पार्ट 1 में ही जाता है, और पार्ट 3 में तो आपको पता ही गया है, रिकवरी फ्रॉम पेमेंट है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं 1.10 में। 1.9 थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजिंग है, मुझे एकदम क्लियर नहीं है कि ये किससे टैली करेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद बनाया नहीं है कभी भी डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एसेट, तो इट इज नॉट वेरी क्लियर। कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेजरी सेक्शन में काम करते हैं, अगर उन्होंने डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एसेट बनाया है तो 1.9 मुझसे कल डिस्कस प्लीज कीजिएगा, so that I would be clear, I would be able to clear this to the my dear students. Now we are moving to the point 1.10. 1.10 क्या कहता है वो देख लेते हैं हम लोग।
1.10 कहता है व्हेन द डिपार्टमेंटल शेड्यूल ऑफ रिसीट, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डिपार्टमेंटल शेड्यूल ऑफ पेमेंट, लिस्ट ऑफ पेमेंट, ठीक है। अभी तक देख लीजिए 1.8 तक हम लोग पढ़ रहे थे डिपार्टमेंटल लिस्ट ऑफ पेमेंट, ठीक है। और सब लोग हम जो भी टैली करवा रहे थे वो लिस्ट ऑफ पेमेंट के आधार पर टैली करवा रहे थे, ठीक है। तक हम लोगों ने यही पढ़ा है ना। 1.9 से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिपार्टमेंटल शेड्यूल ऑफ रिसीट। अब हम लोग यहाँ पे रिसीट के मामले में देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 1.9 डिपार्टमेंटल शेड्यूल ऑफ रिसीट क्या कहता है। आफ्टर द पोस्टिंग इन पार्ट 4 and 5 हैव बीन कंप्लीट, नहीं 1.10 सॉरी 1.9 तक है ये वाला, ठीक है। 1.10 से now we are moving to the 1.10 when the departmental schedule of receipt of a treasury have been examined as to correctness of form and classification and the unclassification of the item appearing under the head unclassified receipt have been supplied, ठीक है। उसमें से कुछ ऐसे भी रिसीट है जो कि अनक्लासिफाइड होते हैं, राइट, हम लोग उसको अलग से देखेंगे। क्लासिफाइड रिसीट होंगे तो उसको आराम से हम लोग कहीं ना कहीं अकाउंट पर कर लेंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनक्लासिफाइड रिसीट होते हैं, उसके बारे में क्या कहा गया है, the amount shown in the schedule should be entered against the treasury concerned under proper head on the receipt side of the abstract, though relating in part 3। पार्ट 3 में क्या है, आप लोग को याद हो गया है, तो मुझे बताएगा पार्ट 3 में क्या है, बीसीए का पार्ट 3 डिटेल ऑफ रिकवरीज, बिल्कुल सही, ठीक है, राइट। तो पार्ट 3 जो डिटेल ऑफ रिकवरी है, ये भी एक तरह की रिसीट है कि नहीं, बिल्कुल, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं, सप्लाइड द, देखिए unclassified receipt has been supplied, the amount shown in the schedule should be entered against the treasury concerned under proper head on the receipt side of the abstract, though relating in part 3 being posted therein and the rest in part 1 and 2। तो पार्ट 1 and 2 को सिंपल देख लिया गया, डिटेल ऑफ रेवेन्यू और डिटेल ऑफ डीटीआर रिसीट, ठीक है। और पार्ट 3 में डिटेल ऑफ रिकवरी, इसमें कुछ अलग से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है जो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। The total amount of payment appearing in the two payment schedules of the treasury on account of the refund of revenue, ठीक है। refund of revenue एक तरह का पेमेंट है, लेकिन वो हम लोगों ने पार्ट 1 में ले रखा है ना, पार्ट 1 में ले रखा है, should be recorded at the same time in the relevant column in part 1, जो कि अभी मैंने पहले 1.9 में दिखलाया था। ये refund of revenue पार्ट 1 में है। The total receipt as shown in the receipt schedule should then be posted as a minus entry under the suspense head departmental adjusting account of the department in part 2, ठीक है। तो उसी तरीके से जब रिफंड ऑफ रिवेन्यू आप करते हैं, रिफंड ऑफ रिवेन्यू करते हैं आप, ठीक है, तो वो पार्ट 1 में तो लेते ही हैं, लेकिन इसका जो टोटल होगा ना, इसको आपको माइनस एंट्री करनी होगी पार्ट 2 से। पार्ट 2 याद कीजिए, पार्ट 2 क्या है, डिटेल ऑफ डीडीआर रिसीट, ठीक है। इसमें से वो माइनस एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर से मैं पढ़ता हूं, द टोटल रिसीट एज शोन इन द रिसीट शेड्यूल शुड देन बी पोस्टेड एज अ माइनस एंट्री अंडर द सस्पेंस हेड डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट ऑफ द डिपार्टमेंट इन पार्ट 2, ठीक है। रिफंड ऑफ रेवेन्यू जो होता है वो डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट की तरफ से लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी उसी का हेड है 865800 और फिर 111, ठीक है। एक बार फिर से हम देखें क्या इसको 1.10 को हिंदी में देख लेते हैं, ठीक है। जब किसी खजाने यानी ट्रेजरी की प्राप्ति हो यानी रिसीट की विभागीय अनुसूची यानी कि डिपार्टमेंटल शेड्यूल को उसके स्वरूप पर वर्गीकरण के ठीक होने के संबंध में परीक्षा कर ली जाए, एग्जामिन कर लिया जाए कि जो हमारे पास में लिस्ट शेड्यूल ऑफ रिसीट आया है वो सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। तो उसके शीर्ष अवर्गीकृत प्राप्तियां अनक्लासिफाइड रिसीट के अंतर्गत दिखाई गई मदों का वर्गीकरण कर दिया जाए, तब अनुसूची में यानी कि शेड्यूल में दिखाई गई रकमों को संबंधित खजाने यानी ट्रेजरी के सामने सार की प्राप्ति पक्ष, सार मतलब डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट के प्राप्ति पक्ष यानी रिसीट पक्ष यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को समुचित शीर्ष के अंतर्गत दर्ज करना चाहिए, जिसमें कि भाग 3, भाग 1 और भाग 2 होता है। साथ ही खजाने की अदायगियों की दोनों सूचियों में राजस्व की वापसियों के संबंध में दिखाई गई अदायगियों की कुल रकम को भाग 1 के संबंध खानों में
दर्ज करना चाहिए, माने रिफंड ऑफ रेवेन्यू को भाग 1 में दर्ज किया जाना चाहिए। इसके बाद प्राप्ति अनुसूची में दिखाई गई कुल प्राप्तियों को भाग 2 में, इसके बाद प्राप्ति अनुसूची में दिखाई गई कुल प्राप्तियों को, ठीक है, तो जब आप रिफंड ऑफ रेवेन्यू दिखा लेंगे उसके बाद जो बच जाएगा, ठीक है, प्राप्ति अनुसूची में दिखाई गई कुल प्राप्तियों को भाग 2 में विभाग के उच्चतम शीर्ष विभागीय समायोजक लेखा डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट के अंतर्गत माइनस ऋण प्रविष्टि डेबिट के तौर पे दिखाना चाहिए, माइनस एंट्री के तौर पे दिखाना चाहिए, ठीक है, यही तो यहाँ कह रहा है और तो कुछ कह नहीं रहा है, ठीक है। 1.11 में आते हैं, व्हेन द पेमेंट वाउचर ऑफ बोथ शेड्यूल ऑफ पेमेंट। अच्छा 1.10 में अभी भी किसी को कंफ्यूजन है, हाँ या ना बताइए। बोलिए बोलिए। नहीं सर। नहीं सुनिए, कंफ्यूजन हो सकता है, हम लोग क्या करेंगे कि 1.14 तक आएंगे, ठीक है, और 1.14 तक आने के बाद में इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव है हम लोग एक बार उसको देख लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कुछ कंफ्यूजन है या नहीं, ठीक है ना। हेलो, हाँ सर बिल्कुल सही। चलिए फिर आगे देखते हैं। हम लोग 1.11 में आते हैं। 1.11 में आने के बाद में क्या लिखा हुआ है, when the payment voucher of both schedule of payment as well as the schedule of receipt from a treasury have been abstracted, the recoveries of and receipts shown in part 3 should be transferred to part 1 and 2, the total relating to each head alone being posted against it, ठीक है। तो पेमेंट वाउचर जो होता है वो शेड्यूल ऑफ पेमेंट एज वेल एज द शेड्यूल ऑफ रिसीट, शेड्यूल ऑफ रिसीट और शेड्यूल ऑफ पेमेंट दोनों के जो पेमेंट वाउचर होते हैं, पेमेंट वाउचर मतलब सिंपल जो उसके वाउचर है, शेड्यूल ऑफ पेमेंट और शेड्यूल ऑफ रिसीट के जब हमें मिल जाते हैं उसको जब एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, द रिकवरीज एंड रिसीट, ठीक है, रिकवरीज एंड रिसीट shown in part 3 should be transferred to part 1 and 2, the total relating to each head alone being posted against it, ठीक है। तो पार्ट 3 में जो आपने अलग से दिखलाया था रिकवरीज ऑफ रिसीट को, उसको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डाला जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्ट 3 का जो है अमाउंट, पार्ट 3 का अमाउंट बाद में पार्ट 1 और पार्ट 2 में डाला जाता है। पार्ट 1 में सर्विस हेड से जुड़ा हुआ और पार्ट 2 में डीडीआर हेड से जुड़ा हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या कि पार्ट 3 का जो पैसा है एब्स्ट्रैक्ट कर लेने के बाद में पार्ट 1 और पार्ट 2 में जाता है, इसमें और कुछ स्पेशल नहीं कहा जा रहा है। हिंदी में भी देख लेते हैं, जब किसी खजाने की अदायगियों की दोनों सूची, मतलब ट्रेजरी का जो पेमेंट वाउचर का जो दोनों सूची होता है, अदायगी वाउचर और प्राप्ति अनुसूची, ठीक है, का सार तैयार कर लिया जाए, जब इसका एब्स्ट्रैक्ट तैयार कर लिया जाता है तब भाग 3 में दिखाई गई, तो भाग 3 का जो अमाउंट है दिखाई गई अनुसूची और प्राप्तियों का भाग 1 और 2 में अंतरित कर देना चाहिए और प्रत्येक सिर से संबंधित जोड़ ही उसके सामने दर्ज किए जाने चाहिए, और द टोटल रिलेटिंग टू ईच हेड अलोन बीइंग पोस्टेड अगेंस्ट इट, ठीक है। तो पार्ट 3 का जो हर एक हेड का टोटल है खाली वही पार्ट 1 और पार्ट 2 में जाएगा, ठीक है। टोटल ऑफ ईच हेड, टोटल ऑफ ईच हेड केवल वही जाएगा पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, टोटल ऑफ ईच हेड जाएगा, ठीक है, किसका, पार्ट 3 का। अब 1.2 में आते हैं, आफ्टर द पोस्टिंग इन पार्ट 1 एंड 2, पार्ट 3 का एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद में जो टोटल होगा जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 में पोस्टिंग कर दिया जाएगा, हैव बीन कंप्लीटेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द 2 प्रीसीडिंग आर्टिकल फॉर ईच ट्रेजरी, इसके पहले के 2 आर्टिकल्स में जिस मैनर में इसको प्रिस्क्राइब किया गया है वैसे पोस्टिंग की जाएगी। द डिटेल आइटम शुड बी कास्ट अक्रॉस द पेजेस टू द टोटल कॉलम and if the entries have been made correctly, the total against each treasury should be equal to the differences between the amount of refund posted from the payment schedule and the amount of recoveries from the payment voucher posted in part 3, ठीक है। जब इस तरीके से कर लिया जाएगा कि 1 का अमाउंट ट्रांसफर कर लिया जाएगा 2 में और 3 में, इसमें किया गया कि डिटेल आइटम होगा should be cast across the pages to the total column and if the entries have been made correctly, जब एंट्री करेक्ट कर ली जाएगी the total against each treasury should be equal, और तब क्या होगा कि आपने तो मेजर हेड वाइज ट्रांसफर किया है, हर ट्रेजरी वाइज भी उसका टोटल जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया है कि डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट में मेजर हेड वाइज और ट्रेजरी वाइज भी उसका एंट्री होता है। इसकी वजह से आप पहले से मेजर हेड वाइज इसका एंट्री कर रहे हैं और टोटल मिलाकर के सही कर रहे हैं, लेकिन केवल मेजर हेड वाइज एंट्री सही नहीं होगा, ट्रेजरी वाइज भी उसकी एंट्री को करेक्ट होना बहुत जरूरी है, यही 1.2 में कह रहा है, ठीक है।
आगे हम लोग देखते हैं 1.3 में. Now we are moving to 1.3. After the grand total of transaction in all treasuries under each head have been made in part 1, 2, 4 and 5. अभी तक देखिए हम लोग ध्यान से क्या पढ़ रहे हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. हम लोग डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं और उनके आपस में 7 पार्ट के रिलेशन पढ़ रहे हैं कि एक पार्ट 3 में पोस्टिंग कर लेने के बाद में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डाला जाता है. इसी तरीके से पार्ट 3 का और पार्ट 1 का जो होता है वो पेमेंट साइड में भी इसका रिफ्लेक्शन होता है. तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग इसके सातों पार्ट में, खासकर शुरुआत के 5 पार्ट में, क्योंकि प्रूफ शीट तो है नहीं अभी. प्रूफ शीट तो दरअसल हम लोग जो इसका पोस्टिंग उसमें, उसका पोस्टिंग इसमें कर रहे हैं, उसको टैली कराने का एक ढंग है. ठीक है, प्रूफ शीट के बारे में हम लोग बाद में आएंगे. तो फिलहाल कंफ्यूज ना होते हुए डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट के शुरुआत के 5 पार्ट का इंटर रिलेशन हम लोग देख रहे हैं. ठीक है, 1.3 में 1.13 1.13 में क्या देख रहे हैं, after the grand total of transaction in all treasuries under each head have been made in parts 1, 2, 4 and 5. 1 and 2 में detail of receipt, detail of revenue, detail of DDR receipt. part 4 detail of payment, detail of DDR disbursement के जो एंट्रीज हैं, it shall be necessary to post all adjustment made through departmental extract. ठीक है, और ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये ट्रांसफर एंट्री के माध्यम से होता है, जो हम लोग आगे देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, 1.13 में देखा कि जब ग्रैंड टोटल कर लिया गया है हर एक पार्ट का, ठीक है, उसके बाद में ये नेसेसरी है कि जितने भी एडजस्टमेंट थ्रू डिपार्टमेंटल एक्सट्रैक्ट हुए हों उन सबको यहाँ पे पोस्टिंग की जाए, सो दैट द डिपार्टमेंटल एक्सट्रैक्ट शुड इंक्लूड मंथली ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ व्हाटएवर नेचर. किसी भी तरह का नेचर हो, अगर ट्रांसफर एंट्री की पोस्टिंग नहीं होगी वो सब एक्सक्लूड हो जाएंगे, छूट जाएंगे. इसी वजह से उसको एंट्री करना बहुत जरूरी है. और connected with the receipt and payment of the department, these will be posted from the compilation book in the case of suspense slip. ठीक है, this will be posted from the compilation book in the case of suspense slip. suspense slip की भी पोस्टिंग compilation book में की जाती है. ठीक है, and from the combined transfer ledger and abstract of the department, addition और deductions. अब ये आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये जो कंपाइलेशन बुक में सस्पेंस स्लिप की पोस्टिंग की बात की जा रही है, कहीं आप लोगों ने देखा सस्पेंस स्लिप के बारे में, याद था आप लोगों को? हेलो हेलो, यस सर. कहाँ है, कहाँ सस्पेंस स्लिप को कहाँ देखा इससे पहले? अभी AC 12 पार्ट 1 में था सर, डिटेल ऑफ रेवेन्यू के टाइम में. जी हाँ, बिल्कुल 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 सही देखा. ठीक है, वहां लिखा गया है horizontally aligned provided in the abstract for each treasury, then as many lines as the accountant general may deem necessary for entering receipt transferred through suspense slip, for entering receipt transferred through suspense slip from the settlement account and the abstract of other department. यही यहाँ पे लिखा गया है कि जो suspense slip होता है वो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अदर डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करने के लिए या किसी भी तरह के ट्रांसफर एंट्री को एडजस्ट करने के लिए सस्पेंस स्लिप के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन जितने चाहे एजी साहब उतने दे सकते हैं. यही यहाँ पे कहा जा रहा है, दीज विल बी पोस्टेड फ्रॉम द कंपाइलेशन बुक इन द केस ऑफ सस्पेंस स्लिप एंड फ्रॉम द कंबाइंड ट्रांसफर लेजर एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द डिपार्टमेंट. अब ये जो कंबाइंड ट्रांसफर लेजर एंड एब्स्ट्रैक्ट है, इसके बारे में आपको डिटेल में ट्रांसफर एंट्री वाला जो पोर्शन है उसी में देखने को मिलेगा. ठीक है, तो ट्रांसफर एंट्री वाला जो पोर्शन है उसको एक बार हम लोग केवल देखेंगे, उसका पारा 1.19 एक बार हम लोग देख लेंगे ना, तो ये वाला जो पोर्शन है 1.13 वो आराम से समझ में आ जाएगा. एक बार हम लोग 1.19 ट्रांसफर एंट्री देखते हैं. पहली बात कि ट्रांसफर एंट्री के लिए जो फॉर्म AC 23 डिसाइड किया गया है उसको आप लोग याद कर लेंगे. ट्रांसफर एंट्री PE 22 है ना सर? 22 है लेकिन शायद नहीं 23 ठीक है. जिनका गाना बज रहा है वो अपना म्यूट कर लीजिए. चलिए हम लोग आगे देखते हैं AC 23 ट्रांसफर एंट्री. अब क्या है 1.19, कोई भी पढ़िए एक बार जरा. आप लोग पढ़ते तो आप लोग ज्यादा कंसंट्रेटेड रहते हैं, मैं पढ़ता हूँ आप लोग सो जाते हैं. पढ़िए. Corrections and adjustment within a departmental account should be effected by means of transfer entries in accordance with the procedure laid down in Chapter 7. If an item is transfer entry, चैप्टर 7 इसका मतलब ट्रांसफर एंट्री के बारे में दिया गया होगा, है ना? दूसरी बात, करेक्शन एंड एडजस्टमेंट विद इन अ डिपार्टमेंटल अकाउंट. ठीक है,
डिपार्टमेंटल अकाउंट के बीच की बात यहाँ हो रही है, जबकि आपको चैप्टर 7 जब आप पढ़ेंगे ना तो इंटर डिपार्टमेंटल करेक्शन की भी बात होगी, लेकिन वहां पे जो इंटर डिपार्टमेंटल करेक्शन की बात होगी वो अलग है, और यहाँ पे केवल डिपार्टमेंटल अकाउंट के बीच के करेक्शन की बात है, या एडजस्टमेंट की बात है, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़िए चैप्टर 7 के बाद। If an item in a transfer entry has to be taken to a head in another departmental accounts in the accounts of the same government, it should be classified in the transfer entry as pertaining to the suspense head departmental adjusting account relating to the other department. इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट होगा सेम, डिपार्टमेंट होगा अलग, ठीक है। 1.19 में अभी तक आपने क्या देखा कि हम लोग जिस क्षेत्र में पढ़ रहे हैं डीपीए में, उसमें होगा सेम गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, ठीक है। इन दोनों के बीच की ट्रांजेक्शन की बात की गई है, राइट। अब आप इन दोनों के बीच में कोई भी एडजस्टमेंट होगा तो ट्रांसफर एंट्री के माध्यम से होगा, है ना। एडजस्टमेंट का भी बात किया गया है और करेक्शन का भी बात किया गया है, ठीक है। आगे पढ़िए। The transfer entry with the necessary suspense slips should then be sent for acceptance and return to the sections which maintains the detail book or departmental abstract in which the transferred item will be finally adjusted under the proper head. इसका मतलब है कि कोई सस्पेंस स्लिप जनरेट किया जाता है, होता है ना। हाँ सस्पेंस स्लिप है AC12 है क्या, देखिए तो जरा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि फॉर्म AC12 में सस्पेंस स्लिप जनरेट किया जाता है, और जनरेट करता कौन है, जो इनिशिएट करता है ट्रांसफर एंट्री को, और सस्पेंस स्लिप जाता है दूसरे डिपार्टमेंट में, ठीक है। और दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के बाद में वहां पर डिटेल बुक में उसकी एंट्री होती है या डिपार्टमेंटल एब्स्ट्रैक्ट में एंट्री होती है। तो डिटेल बुक का जो फॉर्म नंबर है वो AC कितना है जी, AC 21। डिटेल बुक के बारे में आपको पहले बता देता हूं, इसमें DDR हेड से रिलेटेड मामले होते हैं, ठीक है। और जो अगला है वह डिपार्टमेंटल एब्स्ट्रैक्ट, और ये जो डिपार्टमेंटल एब्स्ट्रैक्ट आप देख रहे हैं ना वो DCA ही है, डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट। तो डिपार्टमेंटल एब्स्ट्रैक्ट जैसा बोल करके इसमें आपको कहीं भी कोई दूसरा फॉर्म नहीं मिलेगा, जब सोचेंगे कि डिपार्टमेंटल एब्स्ट्रैक्ट है कहां, समझ रहे हैं, ठीक है। अगर कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट होता तो उसका नाम ही कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट होता, अदरवाइज डिपार्टमेंटल एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि एक डिपार्टमेंट जो है वो ट्रांसफर एंट्री जनरेट करता है, तो एक फॉर्म AC12 में एक सस्पेंस स्लिप बनाता है, और सस्पेंस स्लिप को दूसरे डिपार्टमेंट के पास भेजता है, जो उस सस्पेंस स्लिप के साथ में अपना डिटेल बुक और जो या डिपार्टमेंटल एब्स्ट्रैक्ट के साथ में जो एंट्री होती है उसको टैली करवाते हैं, ठीक है। और जब टैली करने के बाद उनको सही लगता है, देखिएगा आगे पढ़ने के बाद में, आगे पढ़िए। When received back with the acceptance, the transfer entry will be posted in the combined transfer ledger and abstract in form AC25. हाँ, और जब उसको अपने डिटेल बुक में या डिपार्टमेंटल एब्स्ट्रैक्ट में मिलाते हैं और उसको सही पाते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, और वो जो एक्सेप्टेंस है, ठीक है, एक्सेप्टेंस को वो भेजते हैं वापस, ठीक है, नहीं विद एक्सेप्टेंस। तो जब एक्सेप्टेंस उनको वापस जाता है तो एक्सेप्टेंस को जब पोस्ट करते हैं इन द कंबाइंड ट्रांसफर लेजर एंड एक्सट्रैक्ट इन फॉर्म 25। मतलब कि इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि ये है राम, ठीक है, ये है लक्ष्मण। तो राम ने T के लिए एक सस्पेंस स्लिप जनरेट किया और लक्ष्मण को दिया, ठीक है। लक्ष्मण ने एक्सेप्ट किया, कैसे एक्सेप्ट किया भाई, तो डिटेल बुक में मिलाया, ठीक है, या तो डिपार्टमेंटल एब्स्ट्रैक्ट से मिलाया, और दोनों से मिलाने के बाद में इसको लगा कि हम सही है। इसने जो ट्रांसफर एंट्री सस्पेंस स्लिप है ना, तो ट्रांसफर एंट्री का सस्पेंस स्लिप जो है, ठीक है, इसने सही पाया, तो इसने एक एक्सेप्टेंस दिया। जब एक्सेप्टेंस इसने लिया तो अब इसको एक्सेप्टेंस को कहां एंट्री करेगा, इसको री-एंट्री करेगा कंबाइंड ट्रांसफर लेजर एंड एक्सट्रैक्ट में, ठीक है। कंबाइंड
ट्रांसफर लेजर एंड एब्स्ट्रैक्ट में, और ये कौन से फॉर्म में, AC 25 में। तो देख लीजिए ट्रांसफर एंट्री वाला जो था हमने कौन सा फॉर्म दिखलाया था, AC 23 22 है ना? AC 22 23 23 AC तो इस क्या ट्रांसफर एंट्री नंबर बुक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो आप ट्रांसफर एंट्री जो भेजते हैं ना सस्पेंस स्लिप, तो उसको किसी न किसी नंबर बुक में डाल के भेजते हैं, सो दैट उसका एक स्पेसिफिक नंबर होता है। इसको सिंपल इतना ही समझिए कि ट्रांसफर एंट्री का डायरी रजिस्टर है, समझे? तो ट्रांसफर एंट्री 23 में जाएगा, ठीक है, नंबर बुक में उसकी एंट्री होगी और एक डायरी नंबर पड़ जाएगा, सस्पेंस स्लिप में जाएगा, सस्पेंस स्लिप वहां जाएगा, डिटेल बुक फॉर्म 21 में या डिपार्टमेंटल एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि इसका कोई फॉर्म है नहीं, वहां से इसकी टैली कराई जाएगी लक्ष्मण के द्वारा, वो एक्सेप्ट करेगा, राम को वापस भेजेगा, राम इसको कंबाइंड ट्रांसफर लेजर एंड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म 25 में एंट्री करेगा। अब देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, तीनों ही मेरे ही पास है, ठीक है। फॉर्म 83 जो है ट्रांसफर एंट्री, समझे, उसका एक फॉर्म है या एक रजिस्टर है, ठीक है, वो 23 में होता है। सस्पेंस स्लिप जो होता है वो हम भेजते हैं, वो अपना डिटेल बुक से उसको टैली कराएगा, वहां से वापस आएगा। नंबर बुक भी मेरे ही पास में है, ट्रांसफर एंट्री का नंबर बुक भी मेरे पास में है, और कंबाइंड ट्रांसफर लेजर एंड एब्स्ट्रैक्ट का भी मेरे ही पास में है। तीनों की एंट्री मैं करता हूँ, मैं मतलब कौन, मैं हूँ राम, ठीक है। यहाँ आप लोग को मामला समझ में आ गया होगा। हाँ बोलिए मैडम। सर तो ट्रांसफर एंट्री करने से पहले तो सस्पेंस स्लिप बनाते हैं ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक्सेप्ट होगा तब ट्रांसफर एंट्री होगा। सस्पेंस स्लिप एक तरह का प्रपोजल है, लव लेटर समझिए, ठीक है। सर सस्पेंस एल लक्ष्मण रख लेता है क्या? हाँ सस्पेंस स्लिप अपना रख लेता है, ठीक है, और बदले में एक्सेप्टेंस भेजता है। वो सस्पेंस स्लिप रखता है ना, तभी तो वो अपना डायरी में उसकी एंट्री करेगा, ठीक है ना। चलिए फिर से 1.13 में आते हैं। 1.13 में आप लोग वापस आ जाइए, ठीक है। अब फिर से देखते हैं, these will be posted from the compilation book in the case of suspense slip and from the combined transfer ledger and abstract in the department, addition or deductions as the case may be being made under the various head concerned। तो ट्रांसफर एंट्री जो होता है ना, वो हमेशा करेक्शन और एडजस्टमेंट के लिए होता है, इसमें कोई प्रिस्क्राइब्ड नहीं है कि कब एडिशन होगा कब डिडक्शन होगा, जैसा जरूरत वैसा काम, ठीक है। तो कंबाइंड ट्रांसफर लेजर में कब एडिशन कब डिडक्शन हुआ है वो एज पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहा एज द केस में भी, चाहे तो एडिशन होगा चाहे तो डिडक्शन होगा। इसीलिए कंबाइंड ट्रांसफर लेजर एंड एब्स्ट्रैक्ट में अगर केवल एडिशन या केवल डिडक्शन का ऑप्शन आएगा तो आप लोग उसको गलत करिएगा, ठीक है, केवल नहीं होता है, एज द केस में भी हमेशा रहेगा, ठीक है। और 1.14 द फाइनल स्टेज ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ प्रूफ शीट, ठीक है। और प्रूफ शीट के बारे में हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने 1.6 से लेकर के 1.14 तक देखा। इसका एक बार फटाफट हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं, और एमसीक्यू देख लेने के बाद में हम लोगों को इससे बहुत सहूलियत होगी। तो 1.5 का जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट होता है। हम लोग 14 से शुरू करेंगे, फटाफट देखेंगे, और हम लोग कहां तक जाएंगे, 27 तक, ठीक है। तो चलिए 14 से 27 तक फटाफट देखते हैं। एमसीक्यू किसी के पास में है तो निकालिए। है सर। बोलिए क्वेश्चन बोले क्या? बोलिए, क्या बोल रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 14 निकालिए, एमसीक्यू वाला। हाँ सर निकाल लिए ना। पढ़िए, पढ़ना शुरू कीजिए क्वेश्चन नंबर 14। The amount of payments relating to each detail head with the number of the vouchers pertaining thereto should be entered in a compilation, not standardized, separately plotted for each schedule except refund head. each schedule except, इसका मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ पेमेंट जो होता है जिसको कि आप लोग कंपाइलेशन बुक में एंट्री करते हैं, उसमें से कौन से अमाउंट की एंट्री नहीं करते हैं, तो रिफंड के अमाउंट की एंट्री नहीं करते हैं। सही है गलत? अभी आपने पढ़ा है या नहीं? सही। भैया पढ़ा है कि नहीं? हाँ, कंपाइलेशन बुक में हाँ, रिफंड के अमाउंट की एंट्री नहीं करते हैं, है ना। रिफंड क्वेश्चन हेड नंबर 15, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए जरा। किसी भी वाउचर का ग्रॉस अमाउंट एंटर करते हैं, नेट अमाउंट एंटर नहीं करते हैं। सही है या गलत? सही है सर।
लेकिन जब ओवर पेमेंट की रिकवरी करनी होगी तो नेट पेमेंट तब net- करते हैं। Yes. रिकवरी के टाइम में नेट होता है सर। दोनों सही होगा, है ना? हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, टू फैसिलिटेट पोस्टिंग ऑफ गाइड लेटर और नंबर और सिंबल में बी असाइन टू। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है कि डिटेल हेड को असाइन करते हैं मेजर हेड को, सब मेजर हेड को किसको? डिटेल्ड हेड को। तो ये भी पढ़ाया मैंने भी पढ़ाया है ना, है ना? क्वेश्चन नंबर 17, डिडक्शन शोन इन पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर से जो डिडक्शन शो होता है उसको कहां पर एंट्री करते हैं? Part 3 of departmental classified abstract. है ना, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, रिकवरी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज डिडक्शन। ठीक है, कौन से रिकवरी को हम लोग डिडक्शन ट्रीट नहीं करते हैं? तो वो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, आज मैंने बताना छोड़ दिया था। मैं आपको बताता हूं कि कौन सी रिकवरी को डिडक्शन शो नहीं करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एंटरिंग इन पार्ट 3 ऑफ डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट। तो वैसी रिकवरी जो कि उसी हेड में हो, जैसा कि कल मैंने आप लोग को बतलाया था पिछले क्लास में। उदाहरण के तौर पे मैंने बतलाया था कि मान लीजिए 2059 का पेमेंट है 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख का। तो आप इसमें जो रिकवरी करते हैं वो टीडीएस रिकवरी करते हैं। तो 2059 में रिकवरी होती है कि 8658112 में होती है? टीडीएस की रिकवरी किसमें होती है जी? इसमें होती है 2059 में, किसमें होती है? कोई नहीं बोलेगा। लेबर सेस की रिकवरी किसमें होती है? 0230। एसडी की रिकवरी किसमें होती है? 8443। आप देख लीजिए कि 2059 में एक भी रिकवरी नहीं है। ठीक है, पर मान लीजिए कि ऐसी कोई रिकवरी हो तो 2059 में ही हो जाए, उसको पार्ट 3 के लिए डिडक्शन नहीं कंसीडर किया जाता है। यही क्वेश्चन नंबर 18 में हाँ 18 में कहा गया है। सर एक बार फिर से बोलिए सर, नहीं समझ। हम कह रहे हैं 2059 में 1 लाख का पेमेंट है, ठीक है, 1 लाख का पेमेंट है, तो आप रिकवरी कर रहे हैं, टीडीएस काट रहे हैं। तो टीडीएस कौन से हेड में काटते हैं? 2059 में, किस वाले हेड में? 8658। लेबर को किसमें काटते हैं? 0230 में। ऐसी कोई रिकवरी जो कि अलग अलग हेड में होती है उसको डीसीए का पार्ट 3 में लेते हैं, ठीक है ना? लेकिन ऐसी कोई रिकवरी जो इसी हेड में हो जाए, ठीक है, सेम हेड, तो उसको डीसीए के पार्ट 3 में नहीं लेते हैं। समझ में आई बात? ओके सर, हाँ सर ठीक। हाँ, यही लिखा हुआ है। अब इसका मैंने पॉइंट ए पढ़िए, 18 क्वेश्चन का ऑप्शन ए पढ़िए। Recoveries which are creditable to any of the retail heads under the major head to which the payments on a voucher relate. यहाँ लिखा हुआ क्या देखिए, रिकवरी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज डिडक्शन, रिकवरी व्हिच आर क्रेडिटेबल टू एनी ऑफ द टेल हेड अंडर द मेजर हेड टू व्हिच द पेमेंट ऑन अ वाउचर रिलेट। माने मेजर हेड 2059 है, ठीक है, इसके अंदर किसी भी डिटेल हेड में अगर रिकवरी हो रही है तो उसको डिडक्शन नहीं कंसीडर करते हैं। समझ में आई बात? है ना? सर 865 तो सस्पेंस हेड है ना सर? हाँ बिल्कुल है भैया, तो 2059 जहां पेमेंट कर रहे थे उससे अलग है ना? यस सर। तो उससे अगर अलग है तो आप इसको डिडक्शन के तौर पे दिखा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि 2059 के नीचे बहुत सारे डिटेल हेड होते हैं, उसमें से किसी एक डिटेल हेड में इसकी रिकवरी हो रही होती तो उसको यहाँ नहीं दिखा सकते थे। समझ में आई बात? यस सर। वही कह रहा है, पॉइंट बी कह रहा है कि डिटेल हेड दूसरा हो जाएगा, मेजर हेड भी दूसरा हो जाएगा, लेकिन उसका अलग से मैंने पोस्टिंग नहीं किया जाता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 18 पॉइंट बी कह रहा है रिकवरी व्हिच आर क्रेडिटेबल टू अनदर मेजर हेड, माने 2059 के अलावा है 8658 0230 8443 अनदर मेजर हेड है, लेकिन एक कंडीशन है, द डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच इज नॉट सेपरेटली मेंटेन्ड फ्रॉम द मेजर हेड टू व्हिच द पेमेंट ऑन द वाउचर रिलेट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके और इसके डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट सेपरेट मेंटेन किए जाते हैं, लेकिन अगर इसके और इसके डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट सेपरेट मेंटेन नहीं किए जाते, उदाहरण के तौर पे मैंने बतलाया था 2016 का जो पेमेंट है उसकी रिकवरी 0075 में होती है, लेकिन दोनों के डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट सेपरेट मेंटेन नहीं किए जाते हैं।
नहीं किए जाते हैं, इसकी वजह से इनको डिडक्शन के तौर पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। मामला समझ में आया? आया ना? हेलो, यस सर। चलिए चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 का दोनों सही है, ये मैंने नहीं बतलाया था। क्वेश्चन नंबर 19, पेमेंट वाउचर फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रोविडेंट फंड, इसमें कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? प्रोविडेंट फंड का पेमेंट वाउचर AC1, बताया है ना अभी। क्वेश्चन नंबर 20, जब अपेंडिक्स किसको कहा जाता है? AC1 को अपेंडिक्स कहा जाता है, बताया है ना अभी, है कि नहीं? ये जो है दो शेड्यूल के साथ में रिक्विसाइड किया जाता है, उसमें जो शेड्यूल 1 होता है उसमें सर्टिफिकेट भी रहता है, ठीक है। द अपेंडिक्स विद द सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट द टोटल अग्री विद द क्रेडिट इन द डिपार्टमेंटल एब्स्ट्रैक्ट शुड देन बी पास्ड ऑन द, किस सेक्शन को दिया जाता है? फंड सेक्शन। फंड सेक्शन पर्पस क्या होता है? AC1 का पर्पस क्या है? द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू प्रोविडेंट फंड माने GPF, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 सॉरी, पार्ट इन विच अपेंडिक्स इज सेंट टू द फंड सेक्शन। अपेंडिक्स माने फॉर्म AC1, फंड सेक्शन को कितने पार्ट में भेजा जाता है? 2, हाँ, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत क्यों है? अपेंडिक्स 2 पार्ट में नहीं होता है, अपेंडिक्स के साथ में 2 शेड्यूल और होते हैं, समझे? ठीक है, चलिए। सर कौन सा आगे जाते हैं सर, वो 2 पार्ट में जाता है सर। क्या बोल रहे हैं? फंड सेक्शन को जो जाता है वो 2 पार्ट में जाता है ना। अरे भैया, के साथ। देखिए ये जो हाँ सर, क्वेश्चन आपने बनाया ही है, बताया अपेंडिक्स 2 पार्ट में होते हैं करके। नहीं सर, देखिए हाँ सर। मैडम, देखिए आपने शायद सही नहीं पढ़ा। द अपेंडिक्स पॉइंट 1.6 का नोट पढ़िए। द अपेंडिक्स सपोर्टेड बाय द रिक्विसाइड शेड्यूल। अपेंडिक्स अलग होता है, वो सपोर्ट किया जाता है 2 रिक्विसाइड शेड्यूल के द्वारा, और जो रिक्विसाइड शेड्यूल होता है वो 2 पार्ट में होता है, अपेंडिक्स 2 पार्ट में नहीं होता है। 1.6 का नोट पढ़िए, अब मैं नहीं पढ़ूंगा। 1.6 का नोट आप लोग खुद ही पढ़िए, कोई भी एक साथ में पढ़िए, तो लास्ट 5वां लाइन नहीं, लास्ट 6वां लाइन, अपेंडिक्स 1.6 का नहीं, सॉरी, पारा 1.6 का नोट 2 पढ़िए, तो द अपेंडिक्स से The appendix supported by the requisite schedules may be sent to the fund section in 2 parts. The हाँ, portion बस इतना relating ही to तो the है, first बस इतना ही तो है। अपेंडिक्स सपोर्टेड बाय रिक्विसाइड शेड्यूल, अपेंडिक्स अपने आप में 2 पार्ट में थोड़ी जा रहा है। अपेंडिक्स जिस रिक्विसाइड शेड्यूल के द्वारा सपोर्ट किया गया है वो शेड्यूल 2 पार्ट में है, फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल। अब समझ में आया? ठीक है सर। हाँ? है ना? चलिए, पार्ट इन विच अपेंडिक्स इज सेंट टू द फंड सेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए तो जरा इसका ऑप्शन ए, द पोर्शन रिलेटिंग टू द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ पेमेंट बीइंग सेंट विद द सर्टिफिकेट ऑफ अग्रीमेंट। जो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ पेमेंट होता है वो एक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट के साथ सपोर्टेड होता है ना, आफ्टर द कंपैरिजन ऑफ द वाउचर ऑफ दैट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या खास बात है? सर्टिफिकेट ऑफ अग्रीमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ अग्रीमेंट, ठीक है। और उसका 22 का 2, the portion relating to the second schedule into which the total deduction of the first part also should be brought in order to give the monthly total। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट का टोटल दिखाया जाता है ताकि मंथली टोटल का पता लग सके। समझ में आया? हेलो हाँ सर। हेलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, टोटल ऑफ कंपैरिजन बुक शुड अग्री, किसके साथ एग्री करना चाहिए कंपैरिजन बुक का टोटल? पढ़िए पढ़िए। Deductions from the first schedule of payment, the aggregate amount shown as deduction from the vouchers for credit in part 3 to provident fund etc. ये इसका ए जो हो ऑप्शन गया, और दिया, इसका ऑप्शन दिया वो गलत है, एडिंग चाहिए उधर, एडिंग टू द रिजल्ट।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो लोग नहीं ध्यान दे पा रहे हैं उनको अपने क्वेश्चन पेपर में नोट कर लेना चाहिए, वो एडिंग होगा उसका ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए 24 पढ़िए। जब कंपाइलेशन बुक की एंट्री को पोस्ट कर लिया जाए, प्रूफ कर दिया जाए, तब क्या होता है? ट्वेंटी फोर का ऑप्शन पढ़िए, बी क्या है, सही सही जवाब क्या है? When the entries against a treasury in the compilation book have been posted and proved, the payments for the month at the treasury under each detailed head, except refunds, should be brought together in the compilation book for the first schedule. फॉर द फर्स्ट शेड्यूल। ये फर्स्ट शेड्यूल कौन सा है पता है? वही वाला जीपीएफ के साथ में, AC1 के साथ में जो 2 शेड्यूल जाता था, समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। The month total payment as shown in the second schedule of payment should also be posted in part 5 as minus entry। तो पार्ट 5 क्या था, याद है आप लोगों को? बताइए पार्ट 5 क्या था? हाँ, डिटेल ऑफ डीडीआर डिसबर्समेंट, ठीक है। और डिटेल ऑफ डीडीआर डिसबर्समेंट में माइनस एंट्री करेंगे किस चीज का? सस्पेंस स्लिप, सस्पेंस से 865 डिपार्टमेंटल रजिस्टरिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट। The month total payment as shown in the second schedule of payment should also be posted. The month's total payment as shown in the second schedule of payment। तो second schedule of payment कौन सा वाला है? Second schedule of payment है जीपीएफ का रिकवरी। जीपीएफ का जो रिकवरी है, ठीक है, उसको आप पार्ट 5 में माइनस एंट्री से दिखाएंगे, ठीक है ना। वो आपका पेमेंट नहीं हो रहा है, आप जीपीएफ की रिकवरी कर रहे हैं, इसी वजह से उसको आप माइनस एंट्री के तौर पे दिखाते हैं पार्ट 5 में। और डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए। The total of part 4 and part 5 of abstract पढ़िए। The total of part 4 and part 5 of abstract against each treasury will agree with the difference between the amount of a। हाँ, इसमें सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। गलत क्यों मैं बताता हूँ। रिकवरी फ्रॉम द पेमेंट वाउचर क्रेडिटेड इन पार्ट 3 और रिफंड वाला जो होगा पार्ट 1 में होगा, तो यहाँ उल्टा पुल्टा करके दिया गया है। रिफंड वाला पार्ट 1 में, रिकवरी वाला पार्ट 3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। The final stage in the completion of the abstract is the preparation of proof। पार्ट 6 एंड 7, 6, 7, 7 क्यों कहा गया है? इसलिए क्योंकि 7 और 8 पार्ट है ही नहीं, 8वां पार्ट होता ही नहीं है। आखिरी पार्ट होता है ना? हेलो, हाँ सर, साथ ही होता है। हाँ सर, है ना? 7 होते हैं। हाँ, तो यहाँ तक हम लोगों ने सारा का सारा चैप्टर भी पढ़ लिया और हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग सबों को समझ में आ गया होगा। हेलो, हाँ सर, हाँ सर। है ना? तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल से हम लोग 1.15 से देखेंगे और कल हम लोग इसको निश्चित तौर पे एंड करेंगे, ठीक है ना? ओके सर। हम रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं, किसी को कुछ पूछना है तो